अस्सलाम वालेकुम। आज जो कुछ हुआ उसने पूरी सियासत में हलचल मचा दी। दो सियासतदान आमने सामने आए, बात बहस तक नहीं रुकी, बल्कि सख्त जुमलों और इल्जामात की हदें भी करास हो गई। एक ने खुलकर हमला किया, दूसरे ने भी ऐसा जवाब दिया, सब हैरान रह गए। ये कोई आम बयानबाजी नहीं थी, एक ऐसी टक्कर थी जिसके असरात दूर तक जाएंगे। फिर इस लड़ाई की वजह क्या बनी, किसने किसको जवाब दिया, ये नाज़रीन पहले ये सनसनीखेज और जबरदस्त वीडियो देख दे, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाया गया था, तो उसके बाद आपका जनरल बाजवा से इंटरेक्शन हुआ था, वो क्या था? देखें, वो पार्लियामेंट में एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में जो है वो ये बात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ केस बनाया गया है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक सर्विंग ऑफिसर जो है वो किसी अदारे की सरबराही कर रहा हो और वो मामला जो है वो इस नौइयत का हो जिस नौइयत का केस मेरे ख़िलाफ़ बनाया गया था। तो ये आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता, और अगर मर्ज़ी के बगैर हो तो फिर वो ऑफिसर जो है वो 3 दिन में घर जा सकता है। तो इसलिए आप इस बात के ज़िम्मेदार हैं। तो बहरहाल उन्होंने इससे इनकार किया कि नहीं जी, मैं जो है वो ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल हकीकत जो है वो इसी तरह से थी कि ये मामला आपने कन्फ्रंट किया उन्हें? बल्कि जी, मैंने बिल्कुल उनको ऑन दी फेस ऑफ हिम उनको कन्फ्रंट किया। और उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन में तो खैर उन्होंने यही कहा कि जी नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं था। लेकिन चलिए, अगर इल्म में नहीं था तो दूसरे तीसरे दिन तो इल्म में आ गया था ना। सारे मीडिया पे सारे अपना जो है वो इंटरनेशनली जो है वो ये चीज़ सारी चली गई थी। तो उसके बाद अगर वो एक्शन लेना चाहते, या वज़ीर आज़म जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री था, अगर वो ऑन बोर्ड नहीं था, उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, तो फिर इसके ऊपर एक्शन हो सकता था। ये केस जो है ये देयर एंड देन जो है वो विड्रॉ हो सकता था, ख़त्म हो सकता था। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मैं कोई तकरीबन 6-7 माह जेल में रहा और उसके बाद फिर मुझे जाके हाई कोर्ट से जो है वो बेल मिली। ट्रायल कोर्ट का जज जो है वो मेरी बेल सुनने के बाद ही वाज अनाउंस करने वाला था मेरी बेल, तो उसको व्हाट्सएप के जरिए जो है वो तब्दील कर दिया गया। तो ये सारे ड्रामे, आज तो बड़ी बातें हो रही कि जी वो ये हो गया जी, वो हो गया जी, प्रेशर आ गया। तो उस वक्त भी तो ये सारा कुछ होता रहा है। तो उस वक्त जब ये कर रहे थे तो उस वक्त तो कभी इन चीज़ों का ख्याल नहीं आया था। तो राना साहब, अगर यही कुछ हम करते रहेंगे, अफसोसनाक सूरत हाल है, तो हम फिर आगे तो नहीं चल सकते। आज भी जो बहुत सारे मुकदमात हैं इमरान के, मेरा ख्याल नहीं है कि वो बनने चाहिए थे। आप सियासी मुखालफ हैं, हो सकता है आप मेरे से इतफाक़ ना करें, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ ये इद्दत वाले मामला को इस तरीके से उछालना कोई इज़्ज़त वाला मामला नहीं है, गुरेज करना चाहिए था। तो हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? लेकिन मलिक साहब, बात यह है कि इस सूरत हाल से निकलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो हम अब भी कह रहे हैं, 21 अक्टूबर को पूरी कौम के सामने और उस जलसा आम में भी पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी थी। मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा था कि जब तक हम सब में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इस्टेब्लिशमेंट भी थी और जुडिशरी भी थी, कि जब तक हम सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे उस वक्त तक हम मुल्क को इस दलदल से, इस सूरत हाल से नहीं निकाल सकेंगे। आज भी इसका यही हाल है। लेकिन अब आप देखें कि इसका फिर ज़िम्मेदार कौन है। वो कौन है जो कि बैठने को तैयार नहीं है, जो गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, जो किसी के साथ जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। और ये सूरत हाल जो है ये 2014 से 10 साल हो गए हैं कि इस सूरत हाल में इस मुल्क को इस नहज पे जो है ला खड़ा किया है। इसका 10 साल से एक ही हमने इस आदमी मुल्क जिम्मेदार है। को बहुत नुकसान पहुँचाया। हमने 10 साल से इस मुल्क को, राना साहब, बहुत नुकसान पहुँचाया। नहीं, एक बंदा नहीं है, पूरी वो सोच है जो नया पाकिस्तान लाने के पीछे कार फरमा थी। 2011 अक्टूबर लाहौर जलसे से उसका आगाज़ हुआ था। तो मैं आपसे भी वाडा साहब इसके ऊपर जानना चाहता हूँ, हमें पाकिस्तान को आगे चलाना है, लोगों को बेहतर करना है कि नहीं करना, कि इसी खेल में लगे रहें? सर, आपको अदालती निज़ाम ठीक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और जिन जिनकी उम्र होती जा रही है, जो एक्सपायर्ड होते जा रहे हैं, उनको साइड पर करते हैं, नए लोगों को आने दें। देखिए, जब तक आप नए लोगों को आने नहीं देंगे,
कब तक आप गलत चीज़ को जस्टिफाई करें? राणा सदावर साहब की पार्टी में कोई ऐसा हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर गलत केस हो और खड़ा हो जाए हमारी तरह? मैं इनके लिए खड़ा हुआ था, मैं पीपल्स पार्टी की शर्जील की मिस हैंडलिंग में खड़ा हो गया था। सर आपका ज़मीन है ना, आपकी मुखालफत है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, किसी के साथ भी गलत हो। इनके घर के ऊपर कोई बात हुई थी, हमने आके टीवी पे कहा था कि बकवास बात है, कि ऐसी घटिया बात करनी नहीं चाहिए। इनकी फैमिली हमारी फैमिली है, हमारे इख्तलाफत 100 हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन इनका घर हमारा घर है, आपका घर हमारा घर है। पीटीआई के घर में भी कोई चीज़ होगा, हमारा घर है, उनकी माँ बहन बेटी है, हमारी माँ बहन बेटी हैं। इख्तलाफ आप दुनिया से कर सकते हैं सर, तरीका इख्तलाफ होना चाहिए। आप लड़ाई दुश्मनी मार धाड़ गालम करो, चार दीवारी का फ़र्क ख़त्म कर दें। देखिए लीडर जब इन पीछे से थपकी लगाता है ना, तो रॉकेट की तरह वर्कर आगे जाता है, उसकी स्पीड रॉकेट से ज़्यादा तेज होती है। यही लीडर से हमने एक्सप्लॉइट किया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, वेदर इट वाज पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एनी एमकेएम फॉर दैट मैटर। आगे निकलना है हमने कि नहीं निकलने के लिए अदालती निज़ाम ठीक करें, अपनी पार्टियों में खड़े हो जाएं, जब गलत इकदाम होने लगे अपने लीडर को झंझोड़े रोकें। अगर आप मुखलिस है, राणा साहब से पूछे ना आप, राणा साहब ने मुझे कहा था नहीं कहा था, मैं तो उस वक्त राणा साहब को जानता भी नहीं था कि आपने मेरे लिए बात की है, मैं शुक्रिया अदा करता। राणा साहब आपने कही थी मुझसे जी बिल्कुल ये बात? जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे ये बात जेल में मालूम हुई थी, और वाडा साहब ने उस मामले में जो है वो वहाँ कैबिनेट के इजलास में इन्होंने बात की थी, और मैंने बिल्कुल बाहर आके मैंने मैसेज भी भेजा था, लेकिन बाद आके मैंने खुद भी इनका शुक्रिया अदा किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि वाडा साहब जो है अक्सर औकात बातें सही और सच्ची कर जाते हैं। अक्सर औकात, हमेशा नहीं कहते, अक्सर औकात कहते आज वाडा साहब का एजेंडा ये है कि उन्होंने जजों को रगड़ा लगाना है, इसलिए जजों के ऊपर फोकस रखा हुआ है आज उन्होंने। सर अगर मैं जजों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन वाडा साहब जो बात कह रहे हैं, वाडा साहब जो बात कह रहे हैं कि जी जुडिशरी को ठीक कर दें, वो जुडिशरी को भी तो पार्लियामेंट ने ठीक करना है ना, आइन पार्लियामेंट ने बनाना है। जब तक सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टी, जो लोग जिनकी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, ये लोग नहीं बैठेंगे, ये किसी मसले को हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कैसे हल होगा? ना जुडिशरी का होगा, ना एस्टेब्लिशमेंट का होगा, ना पॉलिटिकल पार्टीज का होगा, ना इलेक्शन का होगा। तो मामला ये है कि शिबली साहब है ना, शिबली फराज साहब है, राणा साहब, शिबली फराज साहब ना, ये बैठ के बात करने बहुत पसंद है। वैसे भी खड़ा रहा वो आदमी उस सेनेट के अंदर। आज भी उन्होंने लोग देखे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, 9 मई के अंदर मुलव्विस होने के बाद खिलाफ सब कुछ खान पे डाला है और उसी कुर्सी पे बैठे हैं। तो कम से कम मुझ में इतनी करेज तो थी कि मैंने वो सीट भी वापस की, और मैं उस वक्त खान साहब की पार्टी से निकाला गया जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी सितारों पे खड़ी थी। मैं आज उनकी शक्लें देख के सोच रहा था, 3 शक्लें बना के बैठे। शिबली फराज की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो खरा आदमी है, उस वक्त भी खरा था, आज भी खरा, और वेल डिजर्व पोजीशन पे बैठा जाता। अच्छा, शिबली फराज तो अहमद फराज का बेटा है, अगर कोई 2 नंबर काम करेगा तो मैं खुद उनसे पूछूंगा कि आपने किया, लेकिन खुद भी अच्छा इंसान। लेकिन आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप तो अब उसका हिस्सा नहीं है। अभी तक जो सूरत हाल है, मुझे लगता है 4 अलग-अलग ग्रुप हैं उसके अंदर, सारे अपनी अपनी गेम कर रहे हैं, 4 को ग्रुप बने। सर हमने तो पहले ही बात कही थी, अब अभी भी खान साहब नहीं समझ रहे, तो फिर हम तो गलत नहीं हुए ना सर। हम तो आज भी उनके सबक पढ़ाए हुए खड़ा हूं मैं, वो भूल गए। आज भी वो पहले गंदों से निकले, फिर गंदों में फंस गए। आज 4 नहीं सर 6 ग्रुप्स हैं उसके अंदर, पार्टी तितर बितर कर। कौन से? उमर चीमा जैसे आदमी को आपने पार्टी के अंदर टिकट नहीं दिया, आप क्या जस्टिफिकेशन की बातें कर रहे हैं? उसका नाम भी कोई नहीं लेता, वो हथकड़ियों में उसकी मैंने कुछ दिन पहले दाढ़ी बड़ी तस्वीर देखी सर, वो बंदा ठीक है, उसका आपकी जमात में आप फिर आप कह रहे हैं पीटीआई के बंदे उसका नाम भी नहीं लेते सर। इसलिए नहीं लेते ना कि इनसिक्योर है, मुनाफकत है। पीटीआई में आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, खान को गिराने वाली भी पीटीआई है। खान हम सबको घसीटने के लिए बाजार का आदमी नहीं चाहिए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। ये सब आपने भूखों के आगे पराठा रख दिया था, प्रॉब्लम ये हुई। तो मामला ये है कि शिबली साहब है ना, शिबली फराज साहब है, राणा साहब, शिबली फराज साहब ना, ये बैठ के बात करने बहुत पसंद है। वैसे भी खड़ा रहा वो आदमी उस सेनेट के अंदर। आज भी उन्होंने लोग देखे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, 9 मई के अंदर मुलव्विस होने के बाद खिलाफ सब कुछ खान पे डाला है और उसी कुर्सी पे बैठे हैं। तो कम से कम मुझ में इतनी करेज तो थी कि मैंने वो सीट भी वापस की, और मैं उस वक्त खान साहब की पार्टी से निकाला गया जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी सितारों पे खड़ी थी। मैं आज उनकी शक्लें देख के सोच रहा था, 3 शक्लें बना के बैठे। शिबली फराज की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो खरा आदमी है, उस वक्त भी खरा था,
आज भी खड़ा है और वेल डिजर्व पोजीशन पे बैठा है जाकर। अच्छा, शिबली फराज तो अहमद फराज का बेटा है, अगर कोई 2 नंबर काम करेगा तो मैं नहीं सर, खुद वो उनसे बड़े बाप पूछूंगा का कि आपने बेटा क्या है, किया। लेकिन खुद भी अच्छा इंसान है। लेकिन आपकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर आप तो उसका हिस्सा नहीं है अभी तक। जो सूरत हाल है, मुझे लगता है 4 अलग-अलग ग्रुप हैं उसके अंदर, सारे अपनी अपनी गेम कर रहे हैं, 4 को ग्रुप बने हुए सर हैं। हमने तो पहले ही बात कही थी। अब अभी भी खान साहब नहीं समझ रहे, तो फिर हम तो गलत नहीं हुए ना सर। हम तो आज भी उनके सबक पढ़ाए हुए पे खड़ा हूं मैं, वो भूल गए। आज भी वो पहले गंदों से निकले, फिर गंदों में फंस गए। आज 4 नहीं सर 6 ग्रुप्स हैं उसके अंदर। पार्टी तितर बितर कर कौन से ग्रुप हैं? उमर चीमा जैसे आदमी को आपने पार्टी के अंदर टिकट नहीं दिया। आप क्या जस्टिफिकेशन की बातें कर तो रहे उसका नाम भी कोई नहीं लेता। वो हथकड़ियों में उसकी मैंने कुछ दिन नहीं पहले सर, दाढ़ी वो बंदा बड़ी ठीक तस्वीर है देखी, सर, वो बंदा ठीक है। उसका आपकी जमात में आप फिर आप यही कह तो रहे प्रॉब्लम है थे ना पीटीआई सर। के बंदे उसका नाम भी नहीं लेते। सर इसलिए नहीं लेते ना कि इनसिक्योर है, मुनाफकत है। पीटीआई में आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, खान को गिराने वाली भी पीटीआई है। खान हम सबको घसीटने के लिए बाजार का आदमी नहीं चाहिए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। ये सब आपने भूखों के आगे पराठा रख दिया। नाज़रीन, आपने राना सनाउल्ला और फैसल वाडा की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, अभी फैसला तो आपने करना है कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत होती है अवाम की अदालत। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं यही फैसल वाडा है जो पहले पीटीआई में था, इमरान खान के नाम के नारे लगाता था, यही अब सबसे बड़ा इमरान खान का दुश्मन बना हुआ। हक का पहिया घूमता है। आज नून लीग की हुकूमत है, फिर पीटीआई की हुकूमत आएगी, फिर ये क्या करे। नाज़रीन, अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है, जो बुरे वक्त में खड़े रहते हैं वो हमेशा याद रहते। आपको ये भी पता है, ये जो इतनी बातें करता है लाइव शो में आके, जो पहले बता देता है आज ये होगा तो कल वो होगा, आपको यही पता है ये किसके सिर पर बातें करता है और कौन इन्हें बताता है। इतनी गलती हर इंसान से होती है, इमरान खान से भी कोई भी दूध का दूल्हा नहीं। आप ये भी जानते हैं हमारे सियासतदान एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाने बनाने पर तुले हैं, और इसमें नुकसान किसका है? नुकसान पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की आवाम का। दिन ब दिन पाकिस्तान में बेरोजगारी, महंगाई अरूज पे जा रही है। हमारे सियासतदानों को एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अवाम इन्हें वोट इसीलिए नहीं देती ये एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए। अवाम इन्हें वोट इसलिए देते ये अवाम के मसाइल हल करेंगे। जो भी हुकूमत में आता है वो भी इसी काम पर लग जाता है। लेकिन आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट में जोर दिया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।